रिकवरी आई है। कल के सेशन में हमने देखा सिल्वर ईटीएफ में 15 से 20% की गिरावट और गोल्ड ईटीएफ में 10% की गिरावट, वहां से शानदार रिकवरी आज के सेशन में हम लोग सिल्वर ईटीएफ में देख रहे हैं 7 से 10% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। इसी ही ऊपर बढ़ते रहेंगे, चांदी में भी तेजी कंटिन्यू है। वंदना मैम, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। जिस तरह की हम लोग तेजी देख रहे हैं, तब $99 पर हो गया, बातचीत करते करते ज़बरदस्त तेज़ी है, संभावना है कि $100 भी आज टच कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या मैम, ये सवाल बना हुआ है। साथ ही आप समझाइए, क्या सच में इतनी ज़्यादा डिमांड है क्या सिल्वर की? इंडस्ट्रियल डिमांड की बात की जा रही है, ईवीज डिमांड की बात की जा रही है। अब न्यू टेक्नोलॉजी एरा में एआई डेटा सेंटर में भी चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्या सच में इतनी ज़्यादा डेफिसिट में है चांदी और इतनी ज़्यादा डिमांड है जिसके वजह से प्राइजेस सपोर्ट मिल रहा है, या कोई और फंडामेंटल है, कोई और खेल है इसके पीछे? ब्रिजी, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेशन हो जाता है, इसे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेशक हैं जो ये देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें पहली बार हम लोग यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। ये बड़ा रेयर होता है कि चाइना की मार्केट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करे और यूएस का मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट पे ट्रेड करे, और लगातार ये जो आर्बिट्रेज है ये 25 से लेके 26 तक बना हुआ है। अब यहाँ पे $99 है तो वहां पे $111 की चांदी है अब चाइना में। और दिक्कत यहाँ पे ये है कि यूएस इतना ज्यादा मतलब फिजिकल सिल्वर को नीड नहीं करता, जरूरत नहीं है वहां पे जितनी की चाइना में है। चाइना में फिजिकल सिल्वर से काम नहीं चल रहा, पेपर सिल्वर से काम नहीं चलेगा, उनको चाहिए फिजिकल सिल्वर। और दूसरी बात यह है ब्रिजी की यूएस में पेपर ट्रेड जो है वो ज्यादा होता है, तो ये तो फिजिकल वर्सेस पेपर है, वो बात तो हमें पता है। लेकिन हम यहाँ पे 6ठे साल डेफिसिट में जा रहे हैं, ये भी एक बात यहाँ पे तय है। एक चीज यहाँ पे रिलीफ यहाँ पे हो सकती है कि जिस तरीके से बेस मेटल के प्राइसेस भी हायर साइड है और थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उनका बाय प्रोडक्ट है सिल्वर, तो वहां पे हल्का सा यहाँ पे रिकवरी आता हुआ देख सकते हैं। रिसाइकलिंग में ज्यादा नहीं आ रही है। और एक चीज बहुत ध्यान का है ब्रिजी, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें 1000 टन सोने की ज्यादा जरूरत पड़ गई या 2000 या 3000 टन सोने की ज्यादा जरूरत पड़ गई, सेंट्रल बैंक्स के लॉकर में सब पड़ा हुआ है। सोना जो है वो हम खरीदते हैं और उसको हम लॉकर में डाल देते हैं, लेकिन चांदी फिजिकल हम खरीदते हैं, उसको किसी पार्ट पुर्जे में हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारे पास चांदी की स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड का स्टॉक हमें कहें कि अचानक से फिजिकल की जरूरत पड़ेगी, क्राइसिस आएगा, सेंट्रल बैंक्स के पास है वो सोना निकाल सकता है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स के पास इतनी चांदी नहीं है कि वो इसको फुलफिल कर पाए। तो मेरे ख्याल से इतना जो इरप्ट हुआ है डिमांड और सप्लाई डेफिसिट है, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है चांदी को एक अपसाइड में ही ले जाने की स्थिति में है। और मुझे लग रहा नहीं है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई माइंस मिल जाएगी कि 15 से 10-15% भी यहाँ पे सप्लाई साइड बढ़े। लेकिन हाँ, फॉर द टाइमिंग जब हम देखते हैं ना कि 2 लाख से 3 लाख सिल्वर 10 दिन में आ गई, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव की जरूरत होती है। और वहां पे मतलब सोचना होता है कि हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और हमें टाइमली यहाँ से मार्केट से निकलना है। और दूसरी चीज यह कि अगेंस्ट द ट्रेंड हमें नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। बातचीत और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा चांदी को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है मैं दर्शकों को एक एक करके समझाना चाहता हूं। सबसे पहले चांदी के स्ट्रेंथ की बात की गई है कि चांदी में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपको बता दूं, चांदी मॉनिटरी एसेट बन रहा है, ये रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा जो डॉलर का रिजर्व करेंसी प्रीमियम है वो खत्म हो रहा है, दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ला में 20 से 30 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। अब चांदी का इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझिए कि जो बाय प्रोडक्ट है वहां जब तक बंद नहीं होगा बाय प्रोडक्ट बनना, तब तक चांदी का उपयोग होता रहेगा। पूरी तरह से चांदी का इस्तेमाल कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ये समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से डिमांड बनी हुई है। एआई डेटा सेंटर्स हो गया, ईवीज हो गया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं महंगाई के हेज के लिए भी चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर ग्लोबल मंदी आ जाए तब कुछ संभावना है कि चांदी में प्राइसेस गिर सके, या 2008 जैसे क्राइसिस आ जाए तब चांदी 20 से 30% गिर सकती। ये कुछ चीज़ें रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया। साथ ही आप लोगों को बता दूं,
चांदी की कमी कितनी है उस पर भी राय दी गई है। चांदी में कहा गया पिछले 5 साल से डेफिसिट में दुनिया भर की सरकारें चांदी का स्टॉक कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया या तमाम चीज़ों में चांदी की मांग अहम बनी हुई है। डिमांड हम लोग देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, ये कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। अब चलते आखिरी बात पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे भी और दर्शकों को बताना भी, कहाँ से आ रही है चांदी में खरीदारी, क्योंकि कई बार सवाल उठ रहे हैं कि चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही। ठीक है, फंडामेंटल्स फैक्टर्स सपोर्ट दे रहे, तो आपको बता दूं जो रिपोर्ट में कहा गया वो ये है कि बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भारी मात्रा में चांदी खरीद कर रख ली है। जब चांदी का भाव 20 से 40 डॉलर था उस बीच में भर भर के चांदी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से खरीदी गई, लेकिन संभावना कम है कि 100 डॉलर के लेवल पर चांदी बेची जाए। अगर बेची जाती है तो प्रेशर देखने को मिलेगा, हालांकि इसकी संभावना कम है, ये रिपोर्ट में कहा गया। यानी यहाँ से तेजी और दिखाई दे सकती है, ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। वंदना मैम आपके पास चलूंगा, 2 सवाल हैं, दोनों के जवाब चाहूंगा, एक साथ पूछ रहा हूँ। पहली चीज़ है, हम लोग जो चाइना में अगर देखें सिल्वर जो है 110 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। LME से कंपेयर किया जाए यानी लंदन मेटल एक्सचेंज से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर 98-99 डॉलर के करीब चल रहा है, मतलब लगभग में 10 डॉलर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि चांदी का जो प्राइस है अब चीन तय करेगा, पहला सवाल है। सेकंड सवाल है, जापान का 40 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% के ऊपर पहुंच चुका है। ज़बरदस्त क्राइसिस है जापान में, डेप्ट बढ़ा हुआ है, जापान का GDP का 260% कर्ज है, ये बड़ी चीज़ है। और यूएस का जो बॉन्ड है वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं डेप्ट का इशू बना हुआ है। कैसे देखते हैं इस क्राइसिस को और क्या इसका इम्पैक्ट हम लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर देख रहे हैं क्या? 2 सवाल है, दोनों के जवाब चाहूंगा आपसे। ब्रिजी, पहला सवाल ये है कि चाइना अब इसको यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि कोई भी वायदा बाजार होता है उसका जो हम कहते हैं कि मेन आधार है वो फिजिकल मार्केट होता है। फिजिकल मार्केट पहले भी था, लंदन था, यूएस था, अब ये शिफ्ट हो गया है, अब ये एशिया में आ गया है, अब ये चाइना हो गया हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो जाता है, सबसे बड़ा रिफाइनर हो जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट, 60% रिफाइन करता है, तो ऑब्वियसली उसके पास यहाँ पे फिजिकल पावर है। तो अब ये पावर शिफ्ट है यूएस से लेके यूरोप से अब हटके यहाँ पे आ गया है एशियन कंट्री में, और वो है चाइना। तो मुझे लग रहा है कि चाइना आने वाले समय में यहाँ पे फिजिकल प्राइसेस को यहाँ पे मतलब ड्राइव करेगा, और अगर फिजिकल प्राइसेस जैसी रहेंगी उसके अनुसार हमारा जो मार्केट है रिएक्ट करेगा। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे अपने बाजार में भी आप देखिएगा, एशियन कंट्री में, इंडिया में भी अगर आप देखें तो जो फिजिकल प्राइसेस हैं वो ज्यादा प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हमारा MCX वायदा जो है उससे नीचे है। तो ये कहानी बता रही है एशियन मार्केट की कि इनके फिजिकल मार्केट से अब डिराइव होगा हमारा वायदा बाजार। दूसरी चीज आपने जापान के बारे में बोली, जापान की ये जो क्राइसिस है ये गोल्ड और सिल्वर को सिंस 2025 के मिड से यहाँ पे एक रैली दे रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखा। इन्होंने कहा कि हमारा जो GDP है, अब कल जो आज जो स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे GDP बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पे जो एक सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में दोनों में आती रहेगी, खासकर की गोल्ड में आती रहेगी। और एक चीज और है, जो आपने डेट की बात करी है, तो हम लोगों ने .com के बाद कोई बड़ा क्राइसिस नहीं देखा है। उसकी बड़ी वजह यहाँ पे ब्रिजी ये रही है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है हम मनी प्रिंट कर देते हैं, और वो क्राइसिस जो है हम लिक्विडिटी आ जाती है, लिक्विडिटी एनहेंस होके वो मार्केट को संभाल लेता है, वो शेयर मार्केट को संभाल रहा है, वो कमोडिटी को संभाल रहा है फॉर द टाइम बिंग, और इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे चेंज मतलब कि करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो मूव करती है। मेजर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मनी फ्लो है वो बढ़ा हुआ है। तो क्राइसिस को हम कहते हैं कि मरहम पट्टी करने के लिए एक लिक्विडिटी को यहाँ पे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम एक मतलब अपसाइड आता हुआ देखते हैं। तो जब आप चार्ट देखेंगे मनी सप्लाई और गोल्ड के प्राइसेस का, जब तक मनी सप्लाई कम नहीं होगा ब्रिजी, तब तक यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में फॉल नहीं आएगी, या अदर कमोडिटीज में बहुत फॉल नहीं आएगी। खासकर गोल्ड मनी सप्लाई पे बिल्कुल पैरेलल चलता है और यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से फेड भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करेगा, हालांकि जापान ने बढ़ाया है यहाँ पे, अगर ये मनी सप्लाई बढ़ता है तो मेरे ख्याल से गोल्ड में यहाँ पे नीचे आने के सवाल बहुत कम है, और ये हायर साइड ही जाना चाहिए, और जापान इसको फ्यूल कर रहा है। मैम एक आखिरी सवाल रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे ट्रेडर्स क्या करें गोल्ड सिल्वर में, शॉर्ट व्यू दे दीजिए एक। शॉर्ट व्यू में यहाँ पे ब्रिजी, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पे कहीं भी सेलिंग बन रही है।
आपने हर सेलिंग पे देखा है कि एक बाइंग आई है और एक पैटर्न है मार्केट का, लोअर साइड से मार्केट रिकवर करके रात में बड़ा बुलिश यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो दिखाती है। 1,57,775 और अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है 1,64,000 आ रहा है। पहला मेरा मतलब ये राय यही रहेगी, अगले कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करिए। और अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,70 1,72 तक प्राइसेस आपको आ सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन की पोजीशन बनी हुई है वो 5,000 से लेके $5,100 तक बनी हुई है और वहां तक रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और सपोर्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगले कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको 1,60,000 59,000 के करीब रहेगा, उससे ज्यादा का मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन बाजार जो है काफी ज्यादा प्रीमियम पे था, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। 3,42,000 से 45,000 हम मान के चलते शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगला हफ्ता। और आपको एक चीज और है, 3,30,000 से 28,000 एक यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट होगा। और ब्रिजेश जाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगला हफ्ता FOMC मीट है और आज है शुक्रवार। कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करे, इस बार इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। इसके बावजूद आप देखिए कि गोल्ड सिल्वर कम नहीं हो रहा। GDP डेटा अच्छा आया, इनिशियल जॉबलेस क्लेम अच्छा आया, बाकी डेटा अच्छे आए, टैरिफ नहीं लगा, मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग कंसर्न है, तो सेल में ना जाए और यहाँ पे बाइंग साइड में बने रहे। जी बिल्कुल, बाइंग साइड बनी रहेगी, लेकिन जो राय दी जा रही, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैम डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रिजिट, मेरी कोई पोजीशन नहीं होती है, लेकिन कंपनी में क्लाइंट्स की होगी। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है कि जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा मुनाफा हुआ ETF में या कुछ में, हल्का से यहाँ पे मुनाफा वसूली करें, ज्यादा नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करिएगा। कोशिश करिए कि इंट्राडे ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड आप ना करें और उसे पोजिशनल में कन्वर्ट ना होने दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अंकित सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं आप